Hello everyone, today we'll be discuss Indian Council Act 1861। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, रिवॉल्ट 1857, तब ब्रिटिशर को लग गया था कि भारत जैसे बड़े देश पर बिना लोकल कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन के लंबे समय तक राज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए पॉलिसी पर एसोसिएशन या सहयोग की नीति की शुरुआत की। और वह किस एक्ट के माध्यम से शुरू की गई? तो साहब वह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के माध्यम से शुरू की गई। ठीक है। पोस्ट 1858 रिस्ट्रिक्टिंग, तो 1851 में क्राउन रूल तो शुरू हो गया था, पर एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट और सेफ बनाने के लिए सिस्टम में बदलाव जरूरी था। तभी के वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इसे नए एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन रखी। ठीक है। अब मेजर प्रोविजन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861। ठीक है। फर्स्ट, एंट्री ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस विथ नॉमिनेशन सिस्टम। ओके। इस एक्ट ने पहली बार भारत के लोगों को कानून बनाना, लॉ मेकिंग प्रोसेस से जोड़ा और वायसराय को अथॉरिटी मिली कि वो अपनी एक्सपेंडेड काउंसिल में कुछ इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में नॉमिनेट करे। ठीक है। और वह कौन से लोग थे जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 के तहत नॉमिनेट किए गए थे? तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव जो ग्वालियर के मिनिस्टर थे। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको नोट करने की जरूरत है, वह बात कौन सी है? तो यह कोई इलेक्शन नहीं था कि वो नॉमिनेशन के माध्यम से लोगों को चयनित किया जा रहा था। ठीक है। और यह जनता का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं करते थे, पर इंस्टीट्यूशनल एंट्री का ये पहला पॉइंट तो दिखता है। अब नेक्स्ट, ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में जो पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया था, उसे इस एक्ट ने लीगल वैलिडेशन दे दिया और इसके तहत एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हर एक मेंबर को एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स जैसे होम हो गया, रेवेन्यू होगा, फाइनेंस और मिलिट्री का इंचार्ज बनाया गया, जो आज के कैबिनेट सिस्टम की तरह काम करता था। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। पहले के एक्ट में सेंट्रलाइजेशन के अर्थ बढ़ावा दिया गया था, बट यह एक्ट डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ावा देते हैं। और इस एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस को उनकी लेजिस्लेटिव पावर वापस कर दी गई, जिससे डिसेंट्रलाइजेशन की ओर शुरुआत नजर आती है 1868 के एक्ट के माध्यम से। ठीक है। चौथा, एक्सपांसन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे वायसराय की काउंसिल का एक्सपांसन किया गया और कानून बनाने के लिए एडिशनल मेंबर की संख्या कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 की गई। और इसके अलावा नए प्रोविंस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का प्रावधान किया गया। फॉर एग्जांपल बंगाल के में 1862 में, 1886 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में और 1897 में पंजाब में। ठीक है। फिफ्थ, ऑर्डिनेशन मेकिंग पावर ऑफ वायसराय। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जो आज के संविधान में आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 में दिखती हैं। और यह आज की तरह 6 मंथ तक ही वैलिड रहता था। ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की लिमिटेशन एंड वीकनेस फॉर मेंस प्रोस्पेक्टिव। तो नो रियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं हुआ होता था, बल्कि यहाँ पर केवल नॉमिनेट किया जाता था और यह यस मैन के रूप में काम करते थे। ये जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम नहीं करते थे। ठीक है। अब पावरलेस काउंसिल क्यों? क्योंकि वह बजट पर चर्चा कर सकती थी और सवाल पूछने का कोई हक नहीं था। उनका काम केवल कानून पर स्टाम्प लगाना ही था। ठीक है। फिर थर्ड, वीटो एंड नॉमिनेंस। ऑफिशियल मेंबर ब्रिटिश ऑफिशियल हुआ करते थे और भारत के जो नॉन इलेक्टेड लोग थे, नॉन इलेक्टेड लोग, वो केवल वहाँ पर एक मूकदर्शक के रूप में ही रहते थे और वायसराय के पास एब्सोल्यूट वीटो पावर थी। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं
comparative evaluation of centralization and decentralization मल्टीपल एक्ट के माध्यम से कंपेरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल तो बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत देखने को मिलती है, ठीक है। बट चार्टर एक्ट 1833 में एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1860 में डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत रिटर्न कर दी जाती है, ठीक। अब प्रोविजनल पावर क्या है, बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अंडर सब ऑर्डिनेट किया गया। फिर चार्टर एक्ट 1833 में बॉम्बे मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर को कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया, सॉरी। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में बॉम्बे मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर रीस्टोर कर दी गई, ठीक है। यहाँ पर सुनना है। अब यूपीएससी इज अ ट्रैप, और इस ट्रैप में नहीं फंसने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम ट्रैप 1 के माध्यम से आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। यह बात गलत है, क्यों? क्योंकि 1861 के एक्ट में इलेक्शन वर्ड या कॉन्सेप्ट का कोई लेन देना ही नहीं था। सारे डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स पूरे नॉमिनेशन के थ्रू आते थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत तो बाद में 1892 की एक्ट से हुई थी, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रैप की बात करी। अब सेकंड ट्रैप की बात करते हैं। सेकंड ट्रैप में क्या होता है कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर द 1861 एक्ट हैड द पावर टू वोट ऑन द बजट। नो, यह बात गलत कैसे है? क्योंकि यह इस एक्ट के तहत बनाई गई काउंसिल के पास बजट डिस्कस करने या उस पर वोट करने की कोई शक्ति नहीं थी। यह अधिकार आगे चलकर धीरे धीरे मिला, ठीक है। अब हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को एक मेमोरी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ताकि हम कम समय में जल्दी रिकॉल कर सकें और रिवीजन कर सकें। PIPO, पीपो, पी से पोर्टफोलियो सिस्टम ऑफिशियल रिकॉग्नाइज किया गया। और आई इंडियन नॉमिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम बनारस पटियाला दिन कर रहा हूँ, ठीक है। P प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव पावर रिस्टोर, डिसेंट्रलाइजेशन की ओर अग्रसर। O ऑर्डिनेंस पावर गिवन टू वाइसरॉय वैलिड फॉर 6 मंथ, ठीक है। अब यूपीएससी 1 हम भी ले लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की। तो उसने पोर्टफोलियो सिस्टम को वैलिड किया, नॉन ऑफिशियल एरियाजों को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में जोड़ा, मद्रास और बॉम्बे को उनकी शक्ति वापस देकर डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की, और वाइसरॉय को 6 मंथ की वैलिडिटी वाले ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग दिस वीडियोज़।